नमस्कार, मैं अजय कुमार। वैक्सीन, दवा, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इन सब की दुनिया में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। इन पर लगातार चर्चा होनी चाहिए, मगर चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती कब है? जब कहीं ना कहीं से इनका रिश्ता चुनावी राजनीति से जुड़ता है, तब जाकर के चर्चा होती है। और हमारी जो चुनावी राजनीति है, वो इतनी दोयम दर्जे की है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, उन पर चर्चा ही नहीं होती। अब जब लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो एक खबर आई कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर। और खबर ये आई कि उसके कुछ घातक साइड इफेक्ट हैं, और उस पर लगातार एक बवाल मच गया। और जब बवाल मचता है, तो अफवाहें भी आती हैं। तो उन बवालों को, उन अफवाहों को शांत करने के लिए आज हमारे साथ हैं, सच बतलाने के लिए, दवायर की हेल्थ रिपोर्टर बनजोत कौर। ये दवायर की नहीं, मेरे ख्याल से पूरे देश की एक प्रतिष्ठित हेल्थ रिपोर्टर हैं, और बहुत अच्छा खासा लिखती रहती हैं हेल्थ पर। तो इनसे ही हम बात करते हैं और इस पूरे मसले को समझते हैं। तो बनजोत जी, आपसे जो पहला सवाल होगा मेरा, वो पहला सवाल ये है कि ब्रिटेन की अदालत में कोविशील्ड का मामला गया, और वहां से ये पूरा बवाल मचना शुरू हुआ। तो थोड़ा आप ये हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये मामला क्या था। और हम सबने कोविशील्ड या जो कोरोना के वैक्सीन थे, उसे 3 साल पहले लगवाया था। तो ये 3 साल बाद क्या पता चल रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि इसके बहुत ही घातक साइड इफेक्ट हैं कुछ दुर्लभ मामलों में। पहली बात तो ये है अजय जी कि ये 3 साल बाद नहीं पता चल रहा है, ये 2021 में ही पता था। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये साइंटिस्ट को पता था या ये कुछ पत्रकारों को पता था, और ऐसा नहीं है कि हमें कोई खुफिया जानकारी थी। इसको लेकर बाकायदे साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश हो चुके थे, 2021 में हुए, 22 में हुए, और अब भी हो रहे हैं, और तभी से पता था। अब जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि उस टाइम हम जैसे लोगों ने लिखा, साइंटिस्ट ने बात की, पर इस चीज का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ। अब जब कोर्ट में मामला गया और वो सेंसेशनलाइज हो गया, तब लोगों को पता चला। ये कहना गलत होगा कि ये पहली बार पता चला है, ऐसा नहीं है, पहले पता था। पर हाँ, न तो कंपनी ने, न तो सरकारों ने इस चीज का उतना प्रचार प्रसार किया जितना किया जाना। पर जब आपसे बोल रहे हैं कि इस चीज, तो वो आखिर क्या चीज थी? आपने एक शब्द का प्रयोग किया घातक, और दूसरे आपने शब्द का प्रयोग किया दुर्लभ। अब इन दोनों में से अगर एक भी शब्द हटा दे तो वो पूरा आर्ग्यूमेंट गलत हो जाता है। परिणाम, किसी भी वैक्सीन को लेके, जिसे हम सरल भाषा में साइड इफेक्ट्स बोलते हैं या साइंटिफिक भाषा में एडवर्स इवेंट्स बोलते हैं, वो हर वैक्सीन के साथ है। उसमें से कुछ सीरियस होते हैं, कुछ वेरी सीरियस होते हैं, और कुछ छोटे मोटे होते हैं। जैसे आपको मान लीजिए, जहां इंजेक्शन लगाया उस साइड पे थोड़े दिन दर्द होता रहा, या आपको हल्का सा फीवर हो गया, ये बहुत नॉन सीरियस साइड इफेक्ट्स। जो सीरियस साइड इफेक्ट जिसकी बात कोर्ट में कही गई, या जिसको लेकर अब कोट अनकोट वो बवाल मचा है, वो ये है कि इस वैक्सीन के चलते कुछ लोगों में, अभी कुछ की क्या परिभाषा है ये आपको बता, कुछ लोगों में एक तरह की क्लॉटिंग, वेन्स में क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। अब यहाँ पे जिस शब्द का आपने प्रयोग किया दुर्लभ, वो कितना दुर्लभ है? जो 2021 में अध्ययन छपे थे, या कुछ इवन 2020 में या उसके बाद, उसकी एक रेंज है। कोई कहता है 1 in million, कोई कहता है 4 in million, कोई कहता है 7.5 in million। तो आप 1 to 10 एक अगर मैं रफली। रुकूंगा थोड़ा 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 मैं आपको रुकूंगा। ये जो 1 in million आपने बताया, थोड़ा इसको आप हिंदी में बताएंगे? मतलब 10 लाख में एक मामले हाँ, आप अगर कह रहे मान हैं? लीजिए कि 1 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगा, मान लीजिए, 10 लाख में को। हाँ, 10 लाख लोगों को अगर वैक्सीन लगा, तो उसमें से एक मामला ऐसा है, या 4 मामले ऐसे हैं, या 7.5 मामले ऐसे हैं, अलग अलग अध्ययनों की रेंज है, जिसमें से वो रेयर या वो दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकता है, जिसके बारे में अभी चर्चा चल रही है। क्लॉटिंग वाली बात, खून का थक्का जमना। तो अब अगर वो 1 या 4 या 7 हर 10 लाख केसेस में होता है, इसीलिए उसको रेयर कहा जाता बोलिए आप, कुछ बता, आगे आगे बोलते है। तो रहिए। अगर अब हुआ ये कि इस पूरे मीडिया और सोशल मीडिया की कमेंट्री में, जो आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, इस रेयर या दुर्लभ शब्द को या तो गायब कर दिया गया, और या उसको कहीं नीचे कहीं छोटा सा दिखा दिया गया कि वो लगभग गायब हो गया। तो अब हर कोविशील्ड लगाने वाले आदमी को ये लग रहा है
कि क्या हमारी मृत्यु होने वाली है, क्या हमें ब्लड क्लॉटिंग होने वाली है। तो ये ये हुआ, पर ये एक तो बहुत रेयर है। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे वो ये कि वैक्सीन हम में से ज्यादातर लोगों ने 2021 में लगवाई, आज हम 2024 में। जिन केसेस में ये क्लॉटिंग या हार्ट अटैक या स्ट्रोक की बात कही भी जा रही, वो होने की एक समय की अवधि है। अब बिल्कुल। वैक्सीन के 4 से 40 दिन के भीतर कुछ अध्ययन ये बात कहते हैं, और जब ये अध्ययनों की बार बार आपसे बात कर रहे हैं तो ये पीयर रिव्यूड पेपर्स है, साइंटिफिक पेपर्स है जो जर्नल्स में छपे। कुछ कहते हैं कि 4 से 40 दिन के भीतर ही ये हो सकता है। मैंने जब सीएमसी वेलोर के एक इन्फेक्शियस डिजीजेज एक्सपर्ट डॉक्टर जेकब जॉन से बात की, तो उन्होंने कहा कि 3 से 6 महीने तक भी हो सकता है। पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी जोड़ें तो 6 महीने तक ही वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन आपके में क्लॉटिंग जीवन भर तक कर सकती है। तो अगर आपने 2021 में वैक्सीन लगा लिया, तो अब आप हमेशा इस डर में बैठिए कि भाई मुझे वैक्सीन के चलते क्लॉटिंग तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक एक मिनट चीज का हाँ, आपने बहुत सारी बातें बता दी दर्शकों को, उनको हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं उन सब। तो हम्म, सबसे पहले जो आपने एक अपनी बात में एक बात कही कि जितने भी वैक्सीन होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो दुनिया में जो अब तक वैक्सीन हुए हैं, मतलब दुनिया के इतिहास में जितने भी वैक्सीन हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट रहता है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न होगा, थोड़ा आप दर्शकों को हमारी आसान भाषा में बताएं कि ये वैक्सीन वैक्सीन होता क्या, जो हम लोग मोटे तौर पे समझते हैं वैक्सीन का मतलब ये हुआ कि भाई उसी वायरस का, जिस वायरस से लड़ना है, उसी का कुछ ना कुछ उसमें डाल करके एक वैक्सीन बनाई जाती है, और उसके जरिए जो भी है, मतलब जहर से जहर मारने की कोशिश की जाती है, आम आम फहम भाषा में कहें। तो आप मुझे ये बताइए कि जो कोरोना की वैक्सीन बनी या कोई भी वैक्सीन बनती है, तो वो जो जिस कंपनी से बनती है और बाजार में आकर के हम और आप जब इस्तेमाल करते हैं, तो वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन सी होती हैं, और जब कहा जा रहा है कि इतना बड़ा जो अभी आया दुर्लभ साइड इफेक्ट और जिसको लेकर के बवाल मचा, तो उस समय उन रेगुलेटरी अथॉरिटियों ने कोरोना के इस वैक्सीन कोविशील्ड पर क्या राय दी थी, और कोरोना की जो अवधि थी जिसमें हम लोग बार बार सुन रहे थे कि बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाए, बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाए, तो क्या बहुत ज्यादा जल्दीबाजी की गई? तो थोड़ा इसे भी स्पष्ट कर दीजिए। इसमें आपने 3-4 सवाल मुझसे एक साथ पूछे, क्योंकि ये कोई ना कोई। बहुत ऐसे इश्यूज हैं जिसपे इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है कि अगर उसको बिल्कुल। ठीक से नहीं बताया जाए तो बहुत दिक्कत है। पहली बात, वैक्सीन क्या होती है? हमारी आम भाषा में जो लोग कहते हैं ना कि कोई भी एक इंजेक्शन लगा दिया वो वैक्सीन हो गई। टिटनस का वैक्स वो वैक्सीन नहीं होता। वैक्सीन वो होता है जो एक बीमारी होने से पहले बीमारी को बचाने के लिए दिया जाए। अगर आपको बीमारी होने के बाद कोई एक इंजेक्शन लगा है, तो वो वैक्सीन नहीं कहलाता है, वो दवा कहलाती है जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में दी गई, वो मेडिसिन। वैक्सीन पहले दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही साइड इफेक्ट की, तो आप ये मान के चलिए कि आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में एक भी ऐसी वैक्सीन या एक भी ऐसा ड्रग नहीं आया जो कि जिस ये कहा जा सके जिसके बारे में कि ये 100% सेफ है। 100%, यहाँ तक कि आपने और मैंने और हम लोगों से पहले जिन लोगों ने वो बचपन में वैक्सीन ली, बीसीजी लिया, मीजल्स की वैक्सीन ली और तमाम तरह की वैक्सीन ली, वो भी 100% सेफ नहीं थी। आप याद कीजिए पोलियो, आज हमारा देश पोलियो को पीछे छोड़ चुका है, पोलियो की वैक्सीन भी 100% सेफ नहीं थी। पर इन सारी वैक्सीन में कोरोना के वैक्सीन की तरह या तो माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं, और अगर कोई सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं जिसकी अभी मैंने चर्चा की, तो वो बहुत रेयर होते हैं। देखिए, पब्लिक हेल्थ में आ जाए ये देखा जाता है कि बेनिफिट कितने हैं और रिस्क कितने हैं। अगर रिस्क आपको मिल रहा है कि 1 इन मिलियन, 10 लाख की जो आप बोल रहे हैं, तो फिर उसके बेनिफिट्स ज्यादा है। इसलिए अगर बेनिफिट्स रिस्क से ज्यादा हो तो उस वैक्सीन को रोल आउट किया जाता है। अब आपने उसके बाद बात कही कि रेगुलेटरी अथॉरिटी और वो पूरा प्रोसेस क्या होता है। हम्म, एक वैक्सीन का ट्रायल 3 चरणों में होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसको अभी यहाँ आपको डिटेल में नहीं बोलेंगे। जब बिल्कुल। अ, अ, 3 चरणों का ट्रायल हो जाता है, तो उन ट्रायल में जो डाटा जनरेट होता है जिससे ये पता चलता है कि वैक्सीन कितनी सेफ है, कितनी उसकी एफिकेसी है, या एफिकेसी को अब हिंदी में आप बोल सकते हैं कि किसकी उसकी मारक क्षमता, तो जनरलाइज अगर हाँ, करें, ये सारा प्रभाविता डेटा, होती है।
हाँ, ये सारा डेटा लेकर एक कंपनी उस देश में जहां उसको ये वैक्सीन रोल आउट करना है वो रेगुलेटर के पास जाती है। फिर रेगुलेटर जो है, ड्रग रेगुलेटर, जैसे हमारे यहाँ सीडीएससीए है, उस डेटा की जांच करता है। वहां पर एक कमिटी होती है, वो उस डेटा की जांच करती है, फिर वो अपना मंतव्य ड्रग रेगुलेटर को देती है और फिर वो पास करता है। हर वैक्सीन के अप्रूव होने के यही 3 चरण होते हैं और यही कुछ होता है। कोरोना के वैक्सीन में एक चीज फर्क हुई। कोरोना के वैक्सीन में 2 चीजें हुई, वो ये, एक तो ये बहुत जल्दी ये इसके ट्रायल हुए। पहला ट्रायल पूरा हो चुका था फेज का, दूसरा भी फेज पूरा हो चुका था। पहला और दूसरा फेज कम लोगों में होता है। तीसरा फेज 12,000, मतलब हजारों लोगों में, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, इतने लोगों में होता है। तो पहला और दूसरा फेज जब पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए और तीसरे फेज के, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं एंटरिम रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट नहीं, एंटरिम रिजल्ट्स जब आ गए, उस डेटा को कंपनीज ने प्रेजेंट किया ड्रग रेगुलेटर को। और इस तरह वो वैक्सीन दुनिया भर में अप्रूव हुई। उन्हें इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया क्योंकि वो एंटरिम रिजल्ट्स थे, और इस तरह वो वैक्सीन अप्रूव हुई। पर भारत में जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये एक्चुअली जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई थी, और बिल्कुल। एस्ट्राजेनेका इंग्लैंड की एक कंपनी है, उसी का ब्रिटेन का। एक रूप, हाँ, उसी का एक रूप भारत में कोविशील्ड बना। तो कोविशील्ड के 3 फेज, ये भारत का ड्रग रेगुलेशन का नियम भी है कि अगर कोई एक वैक्सीन किसी दूसरे देश के बड़े रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया, तब इंग्लैंड का रेगुलेटर ने कर दिया, तो हमारे यहाँ उसके 3 फेज के ट्रायल की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ खाली एक उसका ब्रिजिंग ट्रायल उसको बोलते हैं, थोड़े से लोगों पे कर लिया जाता है और उसके बाद उसको अप्रूवल दिया जाता है। तो कोविशील्ड का अप्रूवल इसी तरह भारत में हुआ। अब जो आप रेयर साइड इफेक्ट्स की बात बोल रहे हैं, फिर वही बात अजय आपसे दोहराएंगे कि ये बात तब पेपर्स में लिखी जा चुकी थी कि ये हाँ, रेयर साइड मैं इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल। इसलिए वो रेगुलेटर को तो भी पता है। बिल्कुल यही यही प्रश्न के सवाल में आपसे मैं पूछने वाला था कि जब इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया हुई तो कई सारे दस्तावेज भी बनते होंगे उसके बारे में। तो उन दस्तावेजों में ये बात तो दर्ज ही की गई होगी कि इसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैज्ञानिकों दर्ज ने थे, दर्ज की होगी बिल्कुल और दर्ज उस समय हुए ये थे। बात कही गई होगी। एकदम कही गई, यही तो बात आपसे कह रहे हैं कि ये बात तब भी साइंटिफिक पेपर्स में दर्ज थी। हम जैसे लोगों, जो हेल्थ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखी भी थी, और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि रेयर साइड इफेक्ट्स हर वैक्सीन के होते हैं। हमने लिखा, पेपर्स में लिखा गया, रेगुलेटर्स को पता था। ये बात जरूर आपकी मानेंगे कि कंपनी की, किसी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की, और खासकर सरकारों की, जब वैसी एक हाहाकार मचा हुआ था उस टाइम पे, उन्हें इस बात का प्रचार प्रसार जोर से करना था कि ये रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। अब उसके बाद जनता लेती वैक्सीन या नहीं लेती, ये डिसाइड करने का अधिकार उसका है, वो सरकार का, मेरा, आपका नहीं है। पर ये बात सच है कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, ठीक से होना चाहिए। फिर, पर फिर भी यही कहेंगे कि वो रेयर था। तो अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, अगर मैं निष्कर्ष के तौर पर आपसे बात करूं कि जो इस पर बवाल मच रहा है वो इसलिए मच रहा है कि जो सूचना, जरूरी सूचना है, जो उसी समय प्रकाशित हो चुकी थी कि इसके रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, इसकी जानकारी लोगों को अच्छे तरीके से नहीं है। दूसरा, जो आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि दुनिया में अब तक जितने भी वैक्सीन हुए उन सारे वैक्सीन में किसी ना किसी तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये बात आपने बताया, वो साइड इफेक्ट दिख रहा है। तो अब एक तुलनात्मक बात जो आपसे प्रश्न होगा वो ये कि जो ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि खून का थक्का जमने की वजह से घातक कुछ लोगों में मौत की घटना देखी गई, क्या यह इतनी बड़ी बात है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लगातार इस पे चर्चा होने लगे, बवाल मचने लगे, गाने बनने लगे कि मैनू विदा करो यार, मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूं? क्या ये इतनी बड़ी बात हो जाती है या केवल मनोरंजन है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है? इसके पहले कि इस सवाल का जवाब दें, माफ कीजिएगा, ये बात रिपीट कर रहे हैं पर मुझे करनी पड़ेगी हाँ, क्योंकि बहुत पहले, ये बिल्कुल। रेयर साइड इफेक्ट्स भी 4 से 40 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 महीनों के भीतर भी होते हैं। अभी बहुत सारे ऐसा होता है कि हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो अब क्या मुझे वैक्सीन के कारण हो गया? ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आपको हार्ट अटैक, जो 2021 में आपने वैक्सीन ले लिया उसके चलते आते रहेंगे, इसकी एक समय अवधि। अब जो आप सोशल मीडिया के बवाल की बात कर रहे हैं, देखिए, हम हेल्थ रिपोर्टर्स या वैसे भी एक आम चर्चा होती थी कि कोविड में बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन हुआ, बड़ी मिस रिपोर्टिंग हुई।
अब जब वो 3 साल बीत गए, हम लोग उससे बाहर आ गए, तो हम हेल्थ रिपोर्टर्स को लगा कि चल वो समय बीत गया। पर जितनी कोविड के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन और मिस रिपोर्टिंग हुई, उस सबको जोड़ दीजिए, तो वो सब कुछ पीछे छूट जाता है जो इन 2 दिनों में हुआ। ये इतना बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन फैला, जिसको अब अगर आपसे सच बात करें तो जिसको अब ठीक करना कम से कम मेरे जैसे लोगों की बस की बात नहीं। हम लोग लिख सकते हैं, आप जैसे लोगों के साथ बात कर सकते हैं, पर वो जिस स्केल पे फैला है उसको इम्पॉसिबल है कंट्रोल करना। इसमें सोशल मीडिया का रोल है, इसमें वो तथाकथित सोशल इन्फ्लुएंसर्स का रोल है जो ये कहते हैं कि हम प्रोपागेंडा मशीनरी से लड़ रहे हैं, पर अब वो खुद प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। इसमें ऑपोजिशन का रोल है, इसमें कांग्रेस पार्टी के उन ट्विटर हैंडल से इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ट्वीट की जा रही है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हो सकता है और भी अपोजिशन पार्टीज ने किया हो, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ट्वीट की जा रही है जो न सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल है बल्कि हाईली कंडेमनेबल। आप ये समझिए अजय कि कितना पैनिक क्रिएट हो गया। कल से मुझे कितने मैसेजेस आ गए कि भाई हम मरने वाले हैं क्या, अब क्या करेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास या इन सारी पार्टियों के पास एक साइंस सेल नहीं है क्या जो इन्हें ये बता सके? और अगर वो है और वो इन्हें बता रहा है, तो वो उसकी सुन क्यों नहीं रहे हैं? दोनों ही परिस्थितियों में ये पार्टियों के लिए अच्छी बात नहीं है। अरे आप हेल्थ पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप कीजिए, खूब कीजिए। संसार भरा पड़ा है हेल्थ पे पॉलिटिक्स बड़ा करने बड़ा। के लिए। आयुष्मान भारत पे कीजिए, रूरल हेल्थ केयर पे कीजिए, ड्रग सेफ्टी पे कीजिए, इश्यूज की कमी नहीं है। पर जब आप ये शॉर्टकट और सेंसेशनलिज्म अपनाते हैं हेल्थ पे पॉलिटिक्स करने के लिए, तो आप इस देश का भला तो कतई नहीं कर रहे हैं, आप एक लॉन्ग टर्म में नुकसान कर रहे हैं। वो ये नुकसान ये कर रहे हैं अजय कि कल को मान लीजिए एक बड़ा एपिडेमिक आउटब्रेक फिर से होता है, बिल्कुल। तब वैक्सीन कोई बहुत आएगी। महत्वपूर्ण। तो तब क्या लोग लेंगे वैक्सीन को? जिस तरह से अभी बहुत ये ही पूरा महत्वपूर्ण प्रचार बात चल रहा कही है। आपने। और ये बात होती है कि आज भी बच्चों को, जिसे रूटीन इम्यूनाइजेशन साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, बच्चों को जो टीके लगते हैं, है ना, बिल्कुल। आगे की बीमारियों से बचाने के लिए, अब ये इतना डर फैला दिया गया, दूसरे देशों से इसके प्रमाण भी आते हैं कि लोगों ने बच्चों को ही वैक्सीन लगवाना छोड़ दिया। तो अब क्या इतिहास जब लिखा जाएगा मिस इन्फॉर्मेशन का, तो ये सारी अपोजिशन पार्टियां, क्या कांग्रेस, क्या एसपी, क्या आप, क्या बाकी, क्या वो अपने पे ये तोहमत लेना चाहेंगे कि उन्होंने वैक्सीन का गलत इंफॉर्मेशन दी जिसके कारण रूटीन इम्यूनाइजेशन भी कम हो गया, बाकी इम्यूनाइजेशन भी कम हुई। ये बहुत बहुत इररिस्पॉन्सिबल मूव। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो राजनीति की इतनी ही बेकार किस्म की प्रतिस्पर्धा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वैक्सीन वार जैसी फिल्में बनती हैं और पता नहीं बिल्कुल। क्या क्या प्रपंच रचा तो जाता है और फिर वही से वही विपक्ष एग्जैक्टली exactly, तो वही है अलग ना, तरह का। दोनों दोनों तरफ से हेल्थ को इतनी मार पड़ती है कि मतलब इस देश में हेल्थ के इश्यूज का डिस्कशन जो है वो इतने निचले स्तर का है दोनों तरफ से कि कई बार शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। वैक्सीन वार अब डेफिनेटली एक प्रोपेगेंडा मूवी थी हाँ। जिसका प्रचार प्रसार सरकार के द्वारा किया गया। अब ये वैक्सीन कोविशील्ड की बात आई तो अपोजिशन खुल के मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। मैंने एक दो ट्विटर हैंडल को पर्सनल डीएम में जाके कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए, एक दो पॉलिटिकल लीडर्स को टैग भी किया कि भाई ऐसा मत हाँ। कीजिए, पर नहीं, वो एक घोड़े पे सवार है और उस घोड़े को रोकना बिल्कुल। अब नामुमकिन। वो राजनीति की तात्कालिकता है, वो हर चीज केवल वोट से देखते हैं, तो बहुत दूर की बात नहीं सोच पाते हैं। जो आप महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि मान लीजिए कि एपिडेमिक फिर से आ जाए, तब कैसा बवाल मचेगा अगर इस तरह का बवाल मच रहा है तो। मैं आपसे एक और बात पूछूंगा जो आपने वैक्सीन के दौरान कही कि बीमारी से बचने के लिए पहले वैक्सीन दे दिया जाता है। तो जो हम अक्सर, हाँ ये भी देखते हैं, आपने कुछ जिक्र भी किया, लेकिन मैं सवाल को थोड़ा और खोल दे रहा हूँ कि इधर बीच देखा गया कि बहुत सारे लोग को हार्ट अटैक आए और जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, रसूखदार लोग थे, उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर आई और सब लोग को यह कहना, सब लोगों ने शुरू कर दिया कि इन्होंने कोरोना का इंजेक्शन लिया है, उससे जोड़ना शुरू कर दिया। ये जोड़ना क्या वाकई में ठीक है या कोई और बात? दो चीजें हैं, वो जोड़ा कब, वो घटनाएं कब हुई, जो मैंने पहले समय अवधि की बात की, क्या वो उस दौरान वो घटनाएं हुई तो उनकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए थी। देखिए अजय, हम लोग आंकड़े बोल सकते हैं कि 1 in 1 million, 4 in 1 million, पर जिसके घर में मौत होती है उसके लिए वो एक आंकड़ा नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है।
तो बहुत सही। इसके लिए हर हर देश में, भारत में भी एक सिस्टम है जो कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को निरंतर मॉनिटर करता है। उसे टेक्निकल लैंग्वेज में एडवर्स इफेक्ट्स यानी कि साइड इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब वैक्सीनेशन के बाद जो साइड इफेक्ट्स हुए उसको मॉनिटर करने का सिस्टम। हमारे देश में उस सिस्टम में बहुत खामियां। अब जरूरत ये थी कि उस सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके, ताकि ऐसे लोग जो उस समय पे आ रहे थे, जिस समय अवधि की मैंने बात की, उनके केसेस रिकॉर्ड किए जा सके, पढ़े जा सके और उन्हें मुआवजा दिया जा सके, उनका साथ दिया जा सके। वो उस सिस्टम में आज भी खामियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो एक हार्ट एक मिनट, अटैक, मैं रुकूंगा, आपको रोकूंगा। ये थोड़ा सा सिस्टम, थोड़ा सा आप बताइए, क्या सिस्टम होता क्या है ये? थोड़ा स्पष्ट कीजिए थोड़ा दर्शकों को। देखिए कोविड के केस में जैसे आपको बताते हैं, कोरोना में जो वैक्सीन, उसमें सरकार ने 3 लेवल की कमेटी बनाई। मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगा वैक्सीन लेने के 4 से 40 या 3 महीने के भीतर कि ये वैक्सीन की वजह से ये साइड इफेक्ट मेरे साथ हुआ, चाहे वो रेयर है चाहे वो रेयर नहीं, मुझे ऐसा लगा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है इस चीज के लिए, वहां जाके कंप्लेन करना है या अपनी बात कहनी है। वो अगर आपके मामले को सही पाती है तो वो स्टेट लेवल की कमेटी के पास भेजती है। स्टेट लेवल की कमेटी अगर सही पाती है तो नेशनल लेवल की कमेटी के पास भेजती है। अजय, किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ना कि वो 3 लेवल तक उसको झेलता है। पहली बात ये। अब आप इसको दूसरे देशों से कंपेयर कीजिए। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वहां येलो कार्ड। और आज तक कितने कोरोना की कौन सी वैक्सीन को लेके कितने साइड इफेक्ट्स हुए, इस वैक्सीन को लेके इतने, इसको लेके इतने, उसका पूरा डेटा जो है एक वेबसाइट पे मौजूद है। उसके लिए आपको हमारे जैसे आरटीआई नहीं दायर करना पड़ता है जिसका जवाब नहीं मिलेगा। तो अगर सरकार की भी इसमें गलती है, अभी जिस मिस इन्फॉर्मेशन को आप देख रहे हैं, जो बवाल जिसे आप कह रहे हैं, उसमें भरपूर गलती सरकार की भी है। अगर सरकार ने अपना एएफआई सिस्टम, मॉनिटरिंग वाला, साइड इफेक्ट वाला सिस्टम दुरुस्त रखा हो, ट्रांसपेरेंट हुई होती, तो आज सरकार, अब सरकार ने तो कुछ बोला ही नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, फैलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वो दे दिया कोविशील्ड। तो आज सरकार भी इस ये कह पाने की स्थिति में होती है कि देखिए इतने केस हुए थे, इतनी डेथ हुई थी और ये हमने किया। कोई सरकारी प्लेटफॉर्म पे किसी तरह का आंकड़ा पब्लिक डोमेन में नहीं है कि कितने साइड इफेक्ट्स की इवेंट आए। तो ये सिस्टम में कोई दो राय नहीं है कि बहुत खामियां हैं और इसे ठीक करने की जरूरत है, जो आपने पूछा। सरकार तो हमारी जनगणना ही नहीं करवा पा रही है, और उसके बाद लांसेट में पत्रिका में छपा कि 45 लाख लोग मरे हैं, और यहाँ छपा कि 5 लाख लोग मरे हैं। बाकी सारी बातें तो सरकार की हैं। लेकिन एक और बात बताइए, जो आपने बात हल्की सी कही भी है, वैक्सीन की दुनिया में ये आंकड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों, मतलब हर चीज के लिए आंकड़े चाहिए? थोड़ा इसे स्पष्ट कीजिए। एक आपका पिछला सवाल का जवाब रह गया, वो शायद जरूरी भी है एड्रेस करना। हार्ट हाँ। अटैक की आपने बात की थी। हाँ बिल्कुल। देखिए हार्ट अटैक अब जो हो रहे हैं, जैसे मैंने कई बार अभी आपसे कहा कि वो उस समय अवधि के बाहर, और दुनिया भर में, भारत में भी स्टडीज हुई जो कि ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, बहुत बड़ी संस्था है, इन सब ने ये कहा कि हार्ट अटैक अब जो हो रहे हैं उसका डायरेक्ट लिंक वैक्सीन से नहीं, पर जो, और अगर उस टाइम पे था भी तब भी फिर वही रिस्क और बेनिफिट्स को देखा जाता है कि बेनिफिट ज्यादा है कि रिस्क ज्यादा। अब जो हार्ट अटैक हो रहे हैं उन्हें वाकई उसके लिए स्टडी करने की जरूरत है। दूसरे देशों में हो रहा है, हमारे देश में कोई लॉन्ग टर्म स्टडी, सरकार ने एक स्टडी आई थी पिछले कुछ टाइम पहले, पर एक कोई लॉन्ग टर्म ऐसी लंबी स्टडी सरकार ने करने की जरूरत नहीं समझी जो कि ये बता सके कि अब हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ गए। एक जो जेनेरिक थ्योरी है, स्टडी होती तो बेहतर होता, एक जो जेनेरिक सी एक थ्योरी है वो ये कहती है कि कोविड हो जाने के बाद आप भले इन्फेक्शन से मुक्त हो गए, वो आपकी हार्ट की मसल्स को इम्पैक्ट करता है, उन पे प्रभाव डालता है, जिसके कारण एक लंबे समय के बाद भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार इन बातों का संज्ञान ले, एक लॉन्ग टर्म स्टडी लॉन्च करे और उसके बाद कम से कम देशवासियों को ये बताए तो सही कि अब करें क्या, खड़े खड़े लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो आप, अब वो सरकार नहीं बताती है तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चले आते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप ये टेस्ट करा लीजिए, ये टेस्ट करा लीजिए, ये टेस्ट करा लीजिए। खुदा मालिक की उन टेस्ट से वो हार्ट अटैक का पता चलेगा भी नहीं। डॉक्टर्स बेचारे ट्विटर पे कहते कहते थक गए कि भाई ये टेस्ट मत कराइए। तो ये सारा कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है जब सरकार अपना काम नहीं करती। तो हार्ट अटैक्स को डेफिनेटली स्टडी करने की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तब तक क्या किया जा सके, हम डॉक्टर नहीं है, इसमें नहीं बोलना चाहेंगे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो बिल्कुल भी नहीं। ये आंकड़ों वाली बात को थोड़ा और बढ़ाना चाहूंगा। ये मतलब मान लीजिए कि मैंने वैक्सीन लिया है या किसी व्यक्ति ने वैक्सीन लिया, तो वैक्सीन के बाद जो आंकड़ा इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, ये आपको क्या लगता है कि 10 सालों तक, 20 सालों तक या एक लंबे वक्त तक चलनी चाहिए? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा भी रिश्ता शायद दिखे, जो मैं हो सकता हूँ पूरी तरह से गलत हूं, कि हो सके कि जीन में भी परिवर्तन होता हो, कुछ ऐसी बातें। ये जो जीन वाली आपने बात कही, मैंने ये बात एक इन्फेक्शियस डिजीजेज एक्सपर्ट से पूछी थी और इस बारे में मैंने अपने पिछले स्टोरी में भी लिखा। उन्होंने कहा कि अभी तक कहीं से भी ऐसा प्रमाण अभी तक कहीं से नहीं आया कि ये आपके जीन्स को चेंज कर दे। अगर ये जीन्स को चेंज करता, तब ये डेफिनेटली हो सकता था कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते, जिसमें हार्ट अटैक से लेकर और बहुत सारी चीजें होती। पर अभी तो जीन्स को ऑल्टर या जीन्स को चेंज करने का कोई प्रमाण वैसे का नहीं है। अब आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अगर मैंने आपको सही समझा तो आप ये पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, वैक्सीन देने से पहले तो कुछ आंकड़े आप जुटाते हैं क्लिनिकल ट्रायल करके, उसके बाद आंकड़े जुटाए गए या नहीं जुटाए गए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, इसको बिल्कुल जुटाया जाना चाहिए। इसे तकनीकी भाषा में बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग डेटा कलेक्शन। मतलब एक बार पोस्ट अप्रूवल डेटा कलेक्शन, आपने अप्रूवल कर दिया, वैक्सीन दी गई, उसके बाद उसकी स्टडी। भारत में कोई लॉन्ग टर्म स्टडी इस पे नहीं की गई। सरकार को कायदे से बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मिलाकर ये लॉन्ग टर्म स्टडी करनी चाहिए थी कि भाई अब उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस, जिसे हम तकनीकी भाषा में बोलते हैं रियल लाइफ इफेक्टिवनेस, मतलब पहले तो आपने ट्रायल किया तो कंट्रोल सर्कमस्टांसेस में किया ना, अब जब रियल लाइफ में वो वैक्सीन कैसा काम कर रही है, इसको जानने के लिए स्टडी करनी होती है दुनिया भर के देशों में ही। हमारे यहाँ सरकार ने ऐसी कोई स्टडी करने की जिम्मेदारी नहीं समझी। एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने जरूर ये काम किया। वो अध्ययन आज से 1.5 महीने पहले छपा था, जिसमें सीएमसी वेल्लोर के कुछ लोग थे और भी तमाम बड़े बड़े संस्थानों के रिसर्चर्स थे। उन्होंने ये पाया था कि वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन काम कर रहा है। कुछ और चीजें भी थी, बट मोटा मोटी जो उनका कंक्लूजन था वो यही था। अभी 1.5 महीने पहले ही वो एक जर्नल में छपा। अब आपसे एक और सवाल, मतलब कि ये जो एक बात कही जाती है कि जिन कुछ यूरोपीय देश ऐसे थे जिन्होंने कोविशील्ड लिया ही नहीं, अपने लिए एक मानक बना लिया कि 40 वर्ष से कम लोगों को नहीं दिया जाएगा। और एक और प्रतिक्रिया चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन लगवाया है, कोविशील्ड नहीं लगाया है। तो थोड़ा इसको भी स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, वो जो कोविशील्ड आपने बात की कि कुछ देशों ने, ये बात सही है कि पहले तो क्या हुआ कि बहुत सारे यूरोपीय देशों ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया। फिर कुछ इस पे स्टडी और हुई और उन्होंने फिर वो इस्तेमाल वापस शुरू कर दिया। पर एटलीस्ट कम से कम मुझे दो देशों का याद है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। वहां पे ये एडवाइजरी जारी हुई कि 40 या 50 वर्ष के नीचे के लोग कोविशील्ड ना लें। ऊपर के लोग ले सकते हैं, नीचे के लोग ना लें। और उनका जो अल्टरनेटिव था, फिर ये नहीं ले तो क्या ले, तो एमआरएनए वैक्सीन, अगर आपने सुना, जो कि फाइजर और मोडेर्ना की वैक्सीन थी, उन्हें वो वैक्सीन लेने को कहा गया। मैंने ये सवाल एक बड़े जाने माने इम्यूनोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं उनसे ये किया था, डॉक्टर सत्यजीत रथ से, कि क्या हमें भी ये करना चाहिए था। पर उस सवाल करने से पहले मेरे दिमाग में ये बात थी कि भारत ने फाइजर और मोडेर्ना की वैक्सीन कभी आने ही नहीं दी अपने देश में। हम आत्मनिर्भर ही रहना चाहते थे, या कोई और वजह रही होगी पता नहीं। पर फाइजर और मोडेर्ना की जो वैक्सीन, जो कि एक अल्टरनेट बनी दूसरे देशों में, जब उन्होंने कोविशील्ड यंग पॉपुलेशन के लिए रोका, वो अल्टरनेट हमारे पास था नहीं। तो हम ये डिसीजन लेते भी तो कैसे लेते, क्योंकि हम एक पहले डिसीजन ले चुके। और डॉक्टर रथ का कहना था कि देखिए, ये डिसीजन लेने के पहले फिर वही बात, आपको एक लोकल लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। आप दूसरे देशों का प्रमाण जो है वो नहीं यहाँ पे ले पाएंगे, आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब हम स्टडी अब तो कर नहीं रहे, तो तब जा वहां इतना हाहाकार मचाता तो वहां कहाँ से स्टडी करते। स्टडी करते, दूसरे ऑप्शन होते तो शायद भारत में भी ऐसा होता। पर फिलहाल तो हुआ नहीं, और टाइम मशीन में पीछे जाके ये कर नहीं सकते। तकरीबन तकरीबन मैंने सारे सवाल इससे जो जुड़े हुए हैं पूछ दिए हैं, अगर अगर मगर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूटा हो और आप बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। अ, यही बोल सकते हैं कि एक कोई भी वैक्सीन का रेयर से लेकर नॉन सीरियस से लेकर सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कल को फिर कोई आपको दूसरी वैक्सीन के बारे में ऐसा पता चल जाए तो भी प्लीज किसी तरह का सेंसेशनलिज्म मत कीजिए। मीडिया चैनल्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। टीवी तो नहीं देखते हैं, पर उन्होंने जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, भगवान ही बताए उससे।
और सोशल मीडिया यूज़र से भी हाथ जोड़ के बेनती है कि देखिए आप बहुत पैनिक फैला रहे हैं। आपने लोगों के मन में जो डर भर दिया, आपके लिए वो सोशल मीडिया की कुछ और व्यूज़ ले आ सकते हैं और कुछ अजीब आप मज़ाक कर सकते हैं, पर आप मज़ाक किस कॉस्ट पे कर रहे हैं? और अपोज़िशन को भी थोड़ा-सा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब पॉलिटिक्स कीजिए, हेल्थ पे खूब पॉलिटिक्स कीजिए। वैक्सीन पे ही करना चाहते हैं तो कीजिए ना। वो जो एआईएफआई सिस्टम जिसकी आपसे बात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम, वो दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त बनाने की बात कीजिए ना। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे स्वास्थ्य पे बात हो सकती है, पर कोई मिस इंटरप्रिटेशन इस तरह का मत कीजिए क्योंकि आप लोगों में डर भर रहे हैं, ना सिर्फ प्रेज़ेंट के लिए, बल्कि फ्यूचर के लिए। तो ये है मनजोत कौर, आपने इनकी सारी बातों को सुना और आप देख सकते हो कि इनके पास कितनी बारीकियाँ हैं। ये इनका बहुत अच्छा एक सीरीज़ है, यूट्यूब पर वायर पर भी, सेहत नाम से, उसे भी आप देखिए और गूगल पर अगर आप बनजोत कौर द वायर लिखें, तो इनके सारे आर्टिकल मिलेंगे। बनजोत कौर द वायर हिंदी लिखें, तो हिंदी में इनके हेल्थ पे लिखे हुए जितने आर्टिकल हैं, वो सब में मिलेंगे। हेल्थ शरीर हमारा है, सेहत आपका है, हम सबका सेहत और शरीर है। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना हमारा दायित्व बनता है। जब इस सूचनाओं की दुनिया में बहुत सारी अनर्गल सूचनाएँ फैल रही हैं और जो लोग इतना अच्छा कोशिश कर रहे हैं, इतनी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, कम से कम उन्हें तो आपको पढ़ना ही चाहिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया बनजोत जी, हमें ये सारी मुद्दों को बहुत आसानी तरीके से बताने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।